से बड़ी खबर इलेक्शन डेस्क की तरफ फिलहाल न्यूज रूम में एक बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, वोटर्स अब मोबाइल से शिकायत कर सकेंगे। 100 मिनट में शिकायत का समाधान किया जाएगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, चुनाव की तारीखों का ऐलान, यानी कि गुजरात का चुनावी रण जो कि पूरी तरह से सज कर अब तैयार है। अंशिका, बिल्कुल, तो वोटर्स मोबाइल से शिकायत कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटर्स को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसको ध्यान में देखते हुए ये फैसला लिया गया है और जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। वोट डालने के दौरान अगर कोई भी समस्या वोटर्स फेस करते हैं तो उनकी समस्या को दूर किया जाएगा कुछ ही समय में। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि तारीखों का ऐलान हो गया है। गुजरात विधानसभा तारीखों का ऐलान होते ही तमाम जो हलचल है वो गुजरात में तेज है। तो आज ये 27 साल बाद बीजेपी की सरकार के रहते हुए क्या परिवर्तन आया लोगों की जिंदगी में, ये तो एक सवाल लोकतंत्र में पूछा ही जाना चाहिए। पूछ रहे हैं, पब्लिक भी पूछ रही है। सर, तैयारी की आप बात करें, महंगाई बढ़ गई, सब बढ़ गई, तैयारी भी बढ़ी है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जाके प्रचार करते हैं, प्रधानमंत्री खुद प्रचार करते हैं, वहाँ पर जो है अमित शाह वहाँ पर हैं, पूरी तमाम मशीनरी सबकी लगी हुई है। कांग्रेस की मशीनरी, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे गांव में ढाणी में मजरे में बैठा हुआ है और इस बार फोकस हमने बूथ मैनेजमेंट का किया है। हमारा आदमी डोर टू डोर गया है। इस बार 11 वचन जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो घर घर पहुंचे हैं। हमने गुजरात बंद का 32 साल बाद ऐलान किया, जो पहली बार सफल रहा है। आप फोटोग्राफ्स देखना पूरे गुजरात के, क्या इम्पैक्ट आया है गुजरात में। जिस तरह की जो ये परसेप्शन तो कई चीज़ों से बनाया जा सकता है। परसेप्शन साइनिंग इंडिया का भी बनाया था वाजपेयी जी की सरकार में। स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने पूरे देश में होर्डिंग लगे थे कि इंडिया साइनिंग, और हुआ क्या, सरकार कांग्रेस की बन गई। तो ये डिसीजन जो करना है सरकार किसकी बनेगी, ये पब्लिक करेगी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी, परसेप्शन बनाने वाले लोग नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप फैसला पब्लिक पे छोड़ दीजिए। वो माई बाप है, वो जिसको मैंडेट देंगे उसकी सरकार बनेगी। हमें उम्मीद है, क्योंकि हम जनता में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के मन में गुस्सा है, वो इनको एसेस नहीं हो रहा है क्योंकि ये परसेप्शन में लगे हुए हैं। हम जनता के घर में घुसे हुए हैं। थर्ड प्लेयर की जो एंट्री, आपको लगता है कोई नुकसान होगा आप लोगों को थर्ड प्लेयर की जो एंट्री? तो गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने तमाम जानकारियां साझा की। इस पर राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. तो 1 और 5 दिसंबर को जो है चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी, राजीव कुमार कह रहे थे। सागर, बिल्कुल, देखिए दोनों राज्यों की तारीखों का ऐलान हो चुका। उम्मीदें थी लोगों को कि हिमाचल की चुनाव के साथ ही साथ गुजरात की चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दोनों राज्यों की चुनाव से जुड़ी देखिए आप। दोनों राज्यों में चुनाव की तारीख 12 नवंबर को हिमाचल में चुनाव है, वोट डाले जाएंगे। वहीं गुजरात में 1 और 5 दिसंबर जब जनता पहुंचेगी पोलिंग बूथों पर और कैद करेगी नेताओं की किस्मत ईवीएम मशीन में। ये दो तस्वीरें बेहद अहम। देखिए, तमाम दिग्गजों का लगातार चुनावी दौरों का दौर भी जारी है, लेकिन विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियां और भी अब एक्टिव हो चुकी हैं। बिल्कुल, तो देखिए चुनाव का बिगुल बज चुका है और दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, हिमाचल की और गुजरात की। लेकिन सबसे बड़ी बात, गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 1 और 5 दिसंबर सबसे महत्वपूर्ण दिन, जहां वोटर्स तमाम दिग्गजों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। और ऐसे में देखना होगा कि आखिर जीत किसकी होगी। 8 तारीख बेहद अहम। चारुल,
बिल्कुल बेहद अहम है, क्योंकि सभी को इंतजार था कि आखिर चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल बच चुका है गुजरात चुनाव का, 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इसका जिक्र न्यूज इंडिया लगातार कर रहा था और 2 चरणों में वोट डालने के साथ ही आपको बता दें, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, क्योंकि 2 चरणों में वोट डालने हैं, तो पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को। और पहले चरण में लगभग 89 सीटों पर वोटिंग डाले जाएंगे, यानी कि 89 सीट्स पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर 182 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। बिल्कुल 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 2 चरणों में चुनाव, पहला 1 तारीख और दूसरा 5 तारीख। दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। 182 सीटों की विधानसभा और दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो देखिए, 2 चरणों में होंगे और 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे। नतीजे जिसका बेसब्री से हर किसी को इंतजार है, वो दिन 8 दिसंबर है और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो कुल मिलाकर ये साफ हो गया है कि 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 1 और 5 दिसंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल चुनावी बिगुल बच चुका है और ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी ये दावा कर रही है कि जीत उससे ही होने वाली है। हालांकि 182 सीटों की विधानसभा सीट अगर हम गुजरात की बात कर ले, तो लंबे वक्त से यहां पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में है। कांग्रेस तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के आने से अभी मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद वही मॉडल यानी दिल्ली मॉडल जो है वो गुजरात में जिक्र किया है, यानी फ्री स्कूल, फ्री शिक्षा और ऐसे तमाम वादे। लेकिन ये वादे कितना असर डालेंगे? क्या वाकई आम आदमी पार्टी दिलचस्प मुकाबला दे पाएगी या फिर नहीं, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन कांग्रेस इस सब में खुद को कहां दिख पाती है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। अंशिका, बिल्कुल देखिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक की तरफ ही हम जाएंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। तो ऐसे में ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस बार के चुनाव में कितना ज्यादा मुकाबला किसके बीच में होगा। देखिए, चुनावी बिगुल बच चुका है। तो चलिए, फिलहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट पीयूष पंत जी भी जुड़ गए हैं। पीयूष जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। चलिए पीयूष जी, देखिए, गुजरात चुनाव कहा जा रहा है कि हर बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा अलग है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या कि आम आदमी पार्टी पंजाब की तरह कुछ बेहतर कर पाएगी? कुछ समीकरण आपको अलग यहां पर दिखाई देते हैं? देखिए सागर जी, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के आने से थोड़ी सी ये जो इलेक्टोरल बैटल है वो इंटरेस्टिंग हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इस बार जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाएगी। कुछ तो उसको, एक तो वो अर्बन जो वोटर्स में ही ज़्यादा अभी वो थोड़ी सी उसके प्रति आकर्षण पैदा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल भी नहीं है, न तो उसका संगठन है वहाँ आम आदमी पार्टी का। इसलिए ये क्यूरियोसिटी के लिए और बैटल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसकी एंट्री है, वो निश्चित रूप से इस बार के चुनाव को थोड़ा अलग करेगी। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई हुआ करती थी हर बार, इस बार ये एक नया कोण तो आया है, लेकिन ये जो तीसरा कोण है मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उस तरह से प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि अभी इनको हो सकता है कि देखिए पंजाब में भी यही हुआ था, अब अगली बार के चुनाव में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी बेहतर स्थिति में होगी, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगी। हाँ, मैक्सिमम हो सकता है कि शहरी इलाकों में ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोट को शायद जो है थोड़ा बहुत डेंट कर सकती है। बिल्कुल, पीयूष जी आप बने रहिए हमारे साथ। एक और राजनीतिक विश्लेषक हैं राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए, पिछली बार के अगर हम चुनाव की बात कर ले राकेश जी, तो बीजेपी को 99 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 77, यानी कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो बढ़ा था, सीटें बढ़ी थी, तो कांग्रेस को उम्मीद जागी थी, लेकिन बीजेपी की टेंशन बढ़ गई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के आने के बाद किसके लिए अच्छा हो सकता है और किसके लिए बुरा? चुनाव है ये, पंत जी से मैं सहमत हूं कि ये पहली बार ताकत के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में आई हुई है। लेकिन आप देखेंगे जब पंजाब की आप बात करते हैं तो एक पारी खेल चुके थे, उनको संगठन बनाने में और सब चीजों में समय लगता है, इसमें दो राय नहीं कि लड़ाई अगर उनकी होगी तो आने वाले चुनाव में होगी। लेकिन अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है
या वोट बैंक है, जो भी वोट पाते हैं वो किसका हिस्सा लेते हैं? क्या बीजेपी का कुछ वोट परसेंटेज उनकी तरफ शिफ्ट होता है या कांग्रेस का वोट परसेंटेज शिफ्ट होता है? ज्यादातर संभावनाएं है कि कांग्रेस का वोट वो ठीक है राकेश जी, बने रहिए। ठीक है राकेश, तो बीजेपी को सीधा फायदा। हाँ ठीक है राकेश जी, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। मेहुल झाला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, देखिए माहौल जबरदस्त हो गया है जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ। अभी माहौल क्या है गुजरात में? राजनीतिक पार्टियों से लेकर जनता से लेकर तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है? ग्राउंड जीरो पर आप लगातार मौजूद हैं। देखिए, 3 मॉडल की बात हो रही है गुजरात में। एक तो डबल इंजन सरकार, भूपेंद्र भाई पटेल और नरेंद्र मोदी की वाली डबल इंजन सरकार है। दूसरा, अशोक गहलोत जी मुख्य पर्यवेक्षक है गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के। उन्होंने अपने राजस्थान मॉडल की बात की कि किस तरह से कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने जिस तरह से काम किया है, वो पुरानी पेंशन योजना से लेकर कई सारे वादे, 8 ऐसे बड़े मुद्दे दिए हैं कांग्रेस ने जो जनता के हित में है। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी जो मुद्दे दिए हैं, फ्री बिजली, शिक्षा, रोजगार, इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस ने भी मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एजेंडे जो हैं, चुनावी वादे बिल्कुल एक तरीके से दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी मेट्रो रेल, रिवर फ्रंट, अटल ब्रिज से लेकर कई सारी जो विकास की योजनाएं हैं, पानी चाहे पहुंचाना हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कई सारे मतलब अभी एयरफोर्स के लिए जो बनाया गया मालवाहक जहाज बड़ौदा में बनेगा, उस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट इम्प्लांट किए हैं गुजरात में। और कई सारी जो सुविधाएं हैं वो गुजरात की जनता के लिए मुहैया कराने का वादा किया है। अब जनता का मन है किस तरह से कौन से वादे उनको सही और सुचारू लगते हैं, क्योंकि बार बार लगातार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि हम हर महानगर पालिका क्षेत्र में हर 4 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बढ़िया आलीशान और शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, उस तरह के वादे किए हैं। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 4.5 लाख से अधिक वोटर इस बार पहली बार वोटिंग करेंगे विधानसभा 2022 के चुनाव में। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे चुनाव का वोटिंग का दिन ठीक है, मैं रोक रहा हूं फिलहाल। इलेक्शन डेस्क पर एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग पर कांग्रेस का बड़ा हमला। पीएम के कार्यक्रम के बाद तारीखों का ऐलान, कांग्रेस का यह कहना, मतलब कि कांग्रेस ने बीजेपी को अब घेरना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर, मोदी जी के ऐलान के बाद चुनाव की तारीखें आखिर क्यों आई? मोदी जी पहले नए नए ऐलान कर रहे थे, नई नई घोषणाएं कर रहे थे। ये सभी चुनावों में हुआ क्योंकि विपक्ष ने बार बार यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मिलकर सरकार के साथ काम किया है। क्योंकि आपने देखा होगा परिणामों के बाद भी विपक्ष ने बार बार ईवीएम मशीन का ठिकरा सरकार पर और चुनाव आयोग पर फोड़ा था। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें, बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे तमाम इन बातों से जुड़ी, क्या अगर इस बार के चुनाव में क्या कुछ बेहतर है और क्या अलग होने वाला है। देखिए ग्राफिक्स की ओर चलते हैं। फिलहाल इस बार के चुनाव में तमाम तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप क्यों? और कुछ और आंकड़े भी, अंशिका। बिल्कुल, देखिए तमाम आरोप पहले से ही लगते रहे, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स ये देखिए। 2002 की वो नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 127 सीट हासिल की थी, कांग्रेस 51, जेडीयू 2, अन्य 2। वोट प्रतिशत भी हम आपको दिखा रहे हैं, 49% लगभग वोट प्रतिशत था बीजेपी का, कांग्रेस का 39, जेडीयू का 0 और अन्य का 5.7%। लेकिन एक चीज यहां पर देखिए समझनी पड़ेगी, वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें 49.9, ये जैसे जैसे साल दर साल 5-5 साल के बाद चुनाव होते चले गए, ये ग्राफ थोड़ा सा कम होते चला गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार तस्वीरें थोड़ी अलग हैं। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, जो हमने आपको बड़ी खबर बताई, सुनिए उस पर। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गुजरात में जाके, यहां तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या? कहाँ बन रहा है ये परसेप्शन? आपके स्टूडियोज में बन रहा हो तो बन रहा हो। गुजरात की असलियत, आप वहाँ आइए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। गुजरात में ग्राउंड पे कहीं इस पार्टी का नाम नहीं है, आप लोग चलाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पवन खेड़ा का ये कहना है कि
कि जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है, नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, सीधे तौर पर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। सागर, तो चलिए फिलहाल देखिए कार्यक्रम को लेकर जो अभी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सहयोगी राजीव तिवारी भी लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, ये आरोप लगा रही है अब कांग्रेस अब बीजेपी पर कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों? वैसे हर बार ऐसा होते चला आया है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद। राजीव, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2017 में भी यही स्थिति बनी हुई थी। जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया तो आरोप लगा था प्रधानमंत्री के ऊपर, और सेम वही कंडीशन इस बार भी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आरोप लगा रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी पैठ बनाई हुई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनको वहाँ पे चुनावी पर्यवेक्षक बनाया गया गुजरात में, वो लगातार दौरा कर रहे हैं, जनमानस को अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को देखते हुए लगातार बयान दोनों पार्टियों की तरफ से हो रहा है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीतिक तरह से काम कर रही है। आज भी वहाँ पे बैठकों का दौर जारी है, हर जनमानस को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे ले जाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं उनको अपनी तरफ खींचा जाए, इसको लेकर के यह एक चुनावी हथकंडा माना जा सकता है, क्योंकि चुनाव का डेट क्लियर हो गया है। अब ऐसे में कैसे जनमानस को अपनी तरफ जोड़ा जाए, हर पार्टी चाहती है, तो उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से पहले कांग्रेस पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी थी, और इन दोनों के बीच में आम आदमी पार्टी वहाँ पे पैठ बनाई है, लोगों को अपने से जोड़ने में सफलता हासिल की है, यह दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। पीयूष जी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष जी देखिए, अगर हम बात करें चुनाव की, तो गुजरात में हर कोई आम आदमी पार्टी के नाम का जिक्र तो कर रहा है, लेकिन बीटीपी का नाम कोई नहीं ले रहा है, जो 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी थी। कितना अहम किरदार हो सकता है बीटीपी का? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से प्रचार कर रही है और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से वहाँ दौरा कर रहे हैं, और जो भी हालिया जो है आम आदमी पार्टी को इतनी सफलता मिली है वहाँ पे पंजाब में, वो सब लेके इस तरह का एक परसेप्शन सा भी बना दिया गया है कि आम आदमी पार्टी वाकई जो है बहुत कुछ हासिल कर लेगी वहाँ पे। अब ये तो देखिए, अब चुनाव जब होगा तभी पता लगेगा, लेकिन स्थिति ऐसी ग्राउंड में है नहीं उतनी जितनी की लग रहा है। तो इसलिए जो है बाकी जो दूसरे दल हैं, खासकर जो कांग्रेस के साथ हैं, वो छोटे दल हैं वो, लेकिन उनके साथ जो है कि एक वोट बैंक जुड़ा हुआ है निश्चित रूप से। बीजेपी की एक भूमिका होगी निश्चित रूप से, और वो कांग्रेस का फायदा कांग्रेस को उसका मिलता रहा है और मिलेगा भी। देखिए, कांग्रेस का जो वोट बेस है वो ग्रामीण इलाकों, आदिवासी इलाकों में है, और वहाँ पे अगर आप देखिए तो इस बार ये जो बात कही जा रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस कहीं प्रचार में दिख नहीं रही है अभी तक मोदी जी या केजरीवाल के कंपेयर में, लेकिन कांग्रेस अपने रूरल एरियाज में जो है वो काम कर रही है, लगातार बैठ के कर रही है वहाँ पे, क्योंकि उनका जो बेस है, जो उनका वोटर बेस है, वो ग्रामीण इलाका ज़्यादा है। पिछले बार के चुनाव में भी यही था, उनको जो सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी वो वहीं से मिली थी। जो अर्बन सेमी अर्बन एरियाज है, जिसकी लगभग 66 सीटें हैं गुजरात में, वहाँ जो है पिछले 30 साल से लगभग जो है कांग्रेस को सीटें मिलती नहीं है। एक सीट उनको 2 बार वहाँ से मिली है बड़ी मुश्किल से। तो ये उनका, इसीलिए देखिए वो छोटी पार्टियां हैं, वो आदिवासी पार्टियां जो है से जुड़ी जो पार्टियां हैं। ठीक है, चलिए पीयूष जी, देखिए जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं उसी बारे में हम बात कर लेते हैं कि गुजरात चुनाव में आखिर मुद्दे इस बार क्या क्या हैं और कौन से मुद्दे आम जनता के बीच हैं। ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस बार के मुद्दे थोड़े अलग हैं, और उन मुद्दों में शामिल बेरोजगारी भी है, उन मुद्दों में शामिल पढ़ाई भी है, शिक्षा भी है, जो अरविंद केजरीवाल बार बार जाकर गुजरात के चुनावी मैदान में जिक्र करते रहे। देखिए, बेरोजगारी पहले नंबर पर है। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने तो हिमाचल में बड़े बड़े वादे और घोषणाएं कर दी है,
और गुजरात में भी वही देखिए तैयारी कर रही है विपक्ष की पार्टियां। किसानों की समस्याएं भी काफी अहम हो जाती हैं। अंशिका, बिल्कुल, तो ये वो मुद्दे हैं जिनको जनता ध्यान में रखकर इस बार वोट डालने वाली है। तो किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। गुजरात की सड़कों पर कुछ समय पहले आपने विपक्ष को देखा होगा, सिलेंडर लिए, सब्जियां लिए, राशन पानी लिए, कि महंगाई चरम पर है। और अब देखिए नागरिकता अधिनियम भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। सागर, नागरिकता अधिनियम की बात अगर हम बात करें, गुजरात के चुनावी मुद्दों में भ्रष्टाचार भी है और भ्रष्टाचार का भी हाल ही में आपने तस्वीरें आपने देखी थी। विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे, जो मोरबी में हादसा हुई, तो ऐसे में इसको भी मुद्दा राजनीतिक पार्टियां बनाने में लगी हैं। उस एंगल से वही कानून व्यवस्था की अगर बात करें, कई ऐसे मौके गुजरात में दंगे हुए, सांप्रदायिक घटनाएं हुई और इसीलिए कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया जा रहा है गुजरात के चुनाव में। राष्ट्रवाद जो कि सबसे बड़ा मुद्दा, हालांकि राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी कई बार अपने कई बयानों से चर्चा में रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह राष्ट्रवाद का मुद्दा जो कि बहुत ही ज्यादा इस बार सुर्खियों में रहने वाला है। सागर, तो चलिए गुजरात के मुद्दों के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अब सहयोगी चारुल फिलहाल आएंगी जो बताएंगे कि आखिर इस बार के समीकरण क्या कहते हैं। चारुल, चलिए, तो गुजरात में इस बार क्या समीकरण रहने वाले हैं और कैसे ये समीकरण जो है वो बदल सकते हैं, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुजरात चुनाव के समीकरणों की। आम आदमी पार्टी की एंट्री से अभी पूरा मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। ओवैसी की एआईएमआईएम के कई सीटों पर बदल सकती है वोटों का गणित। तो देखिए ऐसे में वोटों का गणित बहुत जल्द बदला भी जा सकता है और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का भी इसमें रोल बहुत अहम हो जाता है। और देखिए ये वो तमाम समीकरण हैं जो अब तक बने हैं गुजरात में। चारुल, बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी राजीव तिवारी भी बने हुए हैं। राजीव, देखिए इस बार समीकरण बदले हुए हैं। एक तरफ गहलोत क्या जादू करते हैं, डबल इंजन की सरकार काम करेगी या फिर आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली मॉडल लागू करेगी। कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसने पूरी तरह से गुजरात चुनाव का समीकरण जो है वो बदल दिया है। राजीव, देखना होगा। फिलहाल अगर 2017 की बात की जाए तो जब 2017 में वहाँ पे चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस की तरफ से जो है प्रभारी गुजरात के अशोक गहलोत जी को बनाया गया था। बहुत मेहनत किया हो लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिता नहीं पाए और इस बार उनको जो है चुनावी पर्यवेक्षक के रूप में बनाया गया है। रघु शर्मा गुजरात से आते हैं, अशोक गहलोत के करीबी हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है गुजरात का। पूरी ताकत लगा रखे हैं। राजस्थान कांग्रेस का लगभग 2 दर्जन ऐसे महत्वपूर्ण नेता हैं जिनको वहाँ चुनावी कार्य में लगाया गया है। एक एक विधानसभा भेजा गया है। अब ऐसे में वो कितना कांग्रेस को जीत दिलाएंगे यह तो पता चलेगा 8 तारीख को। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रखी है। मैं बताऊंगा आपको करीब 15 लाख मतदाता जो है राजस्थान के जो गुजरात में निवास करते हैं, उनको अपने तरफ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे रखी है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो भी केंद्रीय मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए तमाम जिम्मेदारियां तमाम नेताओं को सौंपा गया, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि निष्पक्षता के साथ चुनाव को आयोजित कराया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है और ऐसे में कई मायनों में खास हो जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान। चारुल, बिल्कुल, गुजरात चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए। तो देखिए जैसे गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, सबसे पहले कांग्रेस हमलावर हुई कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद ही क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। ऐसे में पीछे तो ओवैसी साहब भी नहीं रहे। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनाते हैं आपको। कोविड के वक्त बहुत से लोगों की मौत हुई, बहुत से लोगों को जो हेल्थ अस्पतालों में मिलना था सहूलतें नहीं मिली। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों की तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, बिजनेसेस कमज़ोर पड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये है कि भारत की लोकतंत्र में जहाँ पर सब समाज को, समुदायों को उनका एक मुकाम और इज्जत मिली है, उसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, इन सबको उनकी एक लीडरशिप बने, उनकी एक आवाज़ रहे। तो ये अहम मुद्दे हैं गुजरात के चुनाव में और बहुत से और भी मुद्दे रहेंगे। विधानसभा के इंडिविजुअल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं।
तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए। साथ ही उन्होंने यही आग्रह किया है कि हर किसी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जब चुनाव हो रहे हैं तो वाकई में सबकी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। सागर, देखिए बिल्कुल वोट युद्ध की तारीख फिलहाल तय हो चुकी है, लेकिन हिमाचल और गुजरात का चुनाव तो काफी अहम है। लेकिन कई और बड़ी अहम खबरें जो अभी आपके बीच आनी बाकी है।